कहते हैं कि बच्चा है ना, पेरेंट्स को देख के बड़ा होता है। जो पेरेंट्स जिस तरीके से बिहेव करते हैं उसी तरीके से वो बच्चा बड़ा होगा। राइट। तो आपके जो टीम मेंबर है ना, एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपके बच्चे हैं। आप जिस तरीके से बिहेव करोगे कस्टमर के साथ, मार्केट के साथ, वो भी वैसे करेंगे। अब आप जैसा करवाना चाहते हो वैसा आप कर लो, वो भी करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड लेके आपके सामने हूँ। आज हमारे बीच बहुत ही इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर मौजूद है। भारत का नंबर 1 क्लाउड प्लेटफॉर्म चलाने वाले और uto.com के फाउंडर मनोज ढांडा जी। थैंक यू भाई सर। सो मनोज जी, ये जर्नी कैसे शुरू हुई, अगर आप ब्रीफ में हमारी ऑडियंस को बता सकें। कि हम बात कर रहे थे कि फार्मर्स के बैकग्राउंड से आप आते हैं और वहाँ से एक फाउंडर और स्टार्टअप करना, हाउ इट स्टार्टेड। तो भाई सर, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे आज भी याद है कि बचपन में जब एक ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, है ना, तो जब मम्मी पापा खेत में चले जाते थे और मैं मुश्किल से 10-11 साल का होगा, ओके, तब मैं उस टीवी को ओपन करके वापस बंद कर देता था, रेडियो खोल देता था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करता था। अच्छा। घर वालों को पता भी नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है। एक दिन आके मम्मी ने डांट भी लगाई कि भाई ये सब चीज़ें बिजली से चलती है, हाथ मत लगाया करो। राइट। तो मुझे तो लगता है वहाँ से ही सब कुछ शुरू हुआ। मैं बोलूँगा वहीं से वो जर्नी की शुरुआत हुई, क्योंकि अगर वो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं होता, वो छेड़खानी करना इंटरेस्ट नहीं होता, शायद यहाँ तक नहीं पहुँचा होता। अब उसके बाद पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, मेरा मन इन चीज़ों में लगता था। जैसे बचपन में जब केबल टीवी आया गांव में, तो उस टाइम इतने पैसे नहीं होते थे कि भाई वो केबल टीवी लगवा लो। तो उस टाइम भी बड़ा जुगाड़ करता था मैं, एक पतली सी वायर डालता था और वो सारे चैनल्स घर पे आ जाते है ना। तो ये है शुरुआत, अगर मैं बोलूँ तो। उसके बाद फिर पढ़ाई क्योंकि करनी थी तो करने लगे। बट एक टाइम आया जो मुझे लगा कि नहीं, शायद पढ़ाई मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए ना कुछ और है, मेरे लिए भगवान ने कुछ और बनाया है और मुझे अब यहीं तक पढ़ना है। तो मैंने ड्रॉप किया, बड़ी हिम्मत की, घर वालों को बोला कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था फैशन डिज़ाइनिंग में। पॉलिटेक्निक का ना एक बड़ा दौर था उस टाइम पे, यस, है ना, कि सब लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और मेरा फैशन डिज़ाइनिंग में कहीं कहीं कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। एवन जहाँ मैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में था, वो उस एग्ज़ाम की तैयारी करता था, वहाँ भी सब सोचते थे कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, बट मैं वहाँ क्यों रहता था, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर लैब थी। अच्छा। मेरी ज़िंदगी सुबह से शाम तक वहीं गुजरती थी। तब मैंने घर वालों को बोला जी मैं ये फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करने वाला। तो फिर मेरी जो आगे मैं गया अम्बाला, क्योंकि किसी ने बताया कि किसी दोस्त के पास कंप्यूटर है, घर में कंप्यूटर था नहीं। तो वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद पता चला कि नहीं यार, ज़िंदगी में पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, कुछ करना पड़ेगा, कब तक दोस्त के भरोसे चलेगा। तो STD PC होती थी पहले उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, आजकल तो उतनी यूज़ नहीं है। तो मैंने वो बेचना शुरू किया। STD PCO की फ्रेंचाइज या क्या? नहीं, STD PCO में सड़क पे जाता था और बेचता था शॉप वालों को। STD PCO पे क्या है पहले, अच्छा, जो किराना शॉप होती है तो वो लोग लगाते थे, तो मैं जाके उनको पिच करता था। अच्छा, कि आप यहाँ पे लगा लो और फिर जो भी रेवेन्यू आता रहे तो उसमें कुछ। बिल्कुल, मैं सैलरी लेता था, उसकी सैलरी भी ज़्यादा नहीं, 3-4 हज़ार रुपये थी उस टाइम पे मेरी। हाँ। और बट मैं मानता हूँ जो चीज़ ज़िंदगी में होती है ना, तो उसका एक पर्पज़ होता है, बिना पर्पज़ कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ कि मैं उस टाइम 16 साल का था, बट 16 साल में जो लोग MBA करते हैं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में जाके, मुझे लगा कि मैंने वो हरियाणा की उन गलियों में MBA की उस टाइम पे। मुझे सीखने को मिला कि कैसे चीज़ें सेल की जाती है, कैसे कन्वे किया जाता है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो वो मेरे लिए आज भी काम आता है। उसके बाद फिर मैं वापस आया, क्योंकि अवेयरनेस आई कि भाई तू इसके लिए तो नहीं बना, तेरा तो IT में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो STD PCO क्यों बेच रहा है। फिर मैं रोहतक आया, रोहतक से भाई को मैंने बोला कि भाई मुझे कंप्यूटर चाहिए अपना, मुझे काम करना है। बड़ी मुश्किल से वो 5,000 रुपये भाई ने अरेंज किए और मैंने वो कंप्यूटर लिया
वहाँ से शुरुआत हुई ये सब की। अच्छा। एक वेबसाइट बनानी थी तो वेबसाइट बनाई, लेकिन उस वेबसाइट के अंदर जो चैलेंजेस आ रहे थे, प्रोवाइडर को कॉल किया, कोई सपोर्ट नहीं मिला। फिर जब कोई सपोर्ट नहीं मिलता ना तो इंसान खुद हाथ पैर चलाता है। मैंने हाथ पैर चलाए, सीखने को मिला, फिर पैसा चाहिए था तो मैंने कुछ कस्टमर बनाए। तो मैंने एक बड़ा प्लान लिया, उनको बेचा, उनको सपोर्ट बहुत अच्छा लगा मेरा कि मनोज जिस तरीके से तुम सपोर्ट करते हो ना, हमें कहीं नहीं मिला ऐसा। तो आज भी मैं वही बोलता हूँ, सपोर्ट की जब बात आती है कि वही केयर, वही माँ जैसा प्यार कस्टमर को, मैं हमेशा हर बंदे को ये रिकमेंड करता हूँ कि देखो अगर आप कंपनी चला रहे हो ना और कस्टमर को सर्व कर रहे हो तो भाई उसको केयर ऐसी दे दो जो आपकी माँ ने आपको दी है। कभी वो कस्टमर कभी कहीं नहीं जाएगा। राइट। तो ऐसे चलते चलते बस यहाँ तक पहुँचे। फिर काफ़ी ग्रो किया। 2015-16 में हम लोगों ने कुछ इवेंट्स किए। एक बच्चा जो अपने ऑफिस में कंप्यूटर पे लगा रहता था, वो बाहर की दुनिया में निकला, उसको पता चला कि क्या है इंडिया में, क्या नहीं है। लोगों ने बोला कि हमें ये चाहिए। कुछ क्वेश्चंस पूछे मैंने कि क्या ये इंडिया में बन सकता है, क्या हम बना सकते हैं। और वाई सर मुझे कोई ऐसा जवाब नहीं मिला कि ये क्यों नहीं बन सकता। मैंने कहा ठीक है फिर हम बनाएंगे। 2018 में फिर हम लोगों ने भारत का पहला क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। क्या बात है। तो कैसे आज जनता इसको एक्सेप्ट कर रही है, क्या मार्केट रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिनको हमने ट्रांसफॉर्म किया। जैसे एक इंडस्ट्री की मैं बात करूं, अगर क्लाउड टेलीफोनी, जैसे वर्चुअल नंबर होते हैं, टोल फ्री नंबर्स होते हैं। कोविड के टाइम पे तो बहुत बूम आया क्योंकि जो ऑफिस के अंदर नंबर्स थे सबके वो बंद हो गए क्योंकि किसी का एक्सेसिबल नहीं था। बट अगर किसी को कस्टमर सपोर्ट देना है अपने कस्टमर्स को, वो कैसे देता, तो वो वर्चुअल के थ्रू देता। अब वो इंडस्ट्री जूझ रही थी कि अपने खुद के हार्डवेयर लगाते थे, फिजिकल सर्वर्स लगाते थे जो कि स्केलेबल नहीं होते। कोविड के टाइम पे उस इंडस्ट्री को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओके। और आज बड़ी प्राउडली जब आप एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हो तो मैं बोलता हूँ कि 80% कॉल जो वर्चुअल नंबर्स, टोल फ्री नंबर्स की जाती है, कस्टमर केयर की जाती है, चाहे वो बैंक हो, कोई भी एड टेक इंस्टीट्यूशन हो, सब हमारे यहाँ से जाती है। क्या बात है जी। तो ये बड़ा नाम इंटरेस्टिंग है आपका uto.com, क्योंकि जनरली क्लाउड और इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है तो इंसान कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड नाम रखता है। तो ये उठो की क्या कहानी है? तो हमारा भी नाम थोड़ा टेक की था पहले, हाँ। है ना। इट वाज माइक्रो होस्ट क्लाउड। ओके। क्या होता है भाई सर, जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हो ना तो आप इवोल्व हो रहे हो, है ना, आपकी सोच इवोल्व हो रही होती है। तो उस टाइम पे एक फीलिंग आई कि अब मैं जो काम कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ। और उस पर्टिकुलर विजन के साथ हमारा जो वो नाम था वो इतना रिजनेट नहीं कर रहा था। अच्छा। और जो उठो है ये एक ऐसा वर्ड है जिसने मुझे हर टाइम इंस्पायर किया है। जब भी मैं ज़िंदगी में हारा हो, जब भी मेरा कोई दोस्त हारा हो, तो जब हमने बोल रहे हैं चलो मनोज उठो यार तुम कर सकते हो, अच्छा। तो इसने हमेशा साथ दिया है। और मेरा विज़न उस टाइम पे ये निकल के आया कि अब काम करना है तो क्यों करना है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है ज़िंदगी में कि आपके पास उतना पैसा आता है कि आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो, जो चीज़ें आपको चाहिए आप ले सकते हो, फिर आदमी काम क्यों करना है आपको। तो वहाँ विज़न इवॉल्व हुआ कि नहीं अब काम करना है, लोगों को उठाना है। क्यों भारत के लोग आज भी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स को यूज़ करते हैं, क्यों नहीं इनको यूज़ करते, क्यों नहीं भारत में कुछ ऐसा है। तो हमने इसको रिब्रांड किया कि नहीं अब भारत के बिजनेसेस को उठाएंगे, अब जो भारत की टेक्नोलॉजी है उसको इवॉल्व करेंगे और उसको ऐसा बनाएंगे कि इंटरनेशनल प्लेयर उसके सामने कुछ ना हो। क्या बात है। इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वो डबल परफॉर्मेंस वाली चीज़ और वो प्राइस का जो बहुत बड़ा बैरियर था कि स्टार्टअप जब एक कंपनी स्टार्ट करता है, क्लाउड में जाता है, तो सबसे बड़ा बैरियर होता है कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड में लगाऊंगा, बहुत कॉस्ट आएगी। उस बैरियर को हमने तोड़ दिया। ओके। हमने कहा आपको ऐसा प्राइस मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और जो मोनोपोली है इंटरनेशनल प्लेयर की उसको तोड़ देंगे हम लोग। और क्या वो ऐसा बात है। 3-4 साल के अंदर हम लोगों ने आज बहुत अच्छी स्टेज पे हैं। बहुत तरीके से वो चीज़ें हम लोगों ने हल्की कर दी है। सो अपनी इस जर्नी में स्टार्टअप की कोई ऐसे 3-4 लेसन्स जो आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें कि क्या ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिनका आपने ख्याल रखा? एक है कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको। ओके। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ज़िंदगी में जाना कहाँ है।
और जाना कहाँ से इम्पोर्टेंट है, जाना क्यों है। अगर वो क्यों यानी कि आपका वाई आपका क्लियर नहीं है ना, तो आप थोड़े दिन तो चल लोगे बट फिर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, ट्रू। तो आप टूट जाओगे, आप आगे नहीं जा पाओगे। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ कर रहे हो ना तो बोरियत वो जल्दी आती है इंसान की उसमें, कि ठीक है कर लिया, आप कितना और करें। तो बोरियत अगर आपकी उसमें आ रही है, अगर आपका वाई क्लियर है तो आप कर पाओगे। सबसे पहला मैं बोलूँगा आपका वाई क्लियर होना चाहिए, कभी भी आपको कुछ करना तो आप कुछ भी कर लोगे। सो वाई क्लियर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, और एक दो पॉइंट जो आप कह सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ अपने दिल की सुननी चाहिए इंसान को। लोग क्या करते हैं, माइंड में आइडिया आया, उस आइडिया को लेके, उस बात को लेके 10 लोगों तक घूमते हैं, मेरे माइंड में ये आइडिया करूँ कि नहीं करूँ। राइट। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके माइंड में कुछ आइडिया है कि आपको ये करना है, पहली बात तो जिसके पास आप जा रहे हो वो आपका कस्टमर नहीं है, 100% नहीं है। राइट। श्योर, क्योंकि आप किसके पास जाते हो, जिन्होंने कुछ किया है मार्केट में, आप उन्हीं के पास जाओगे, तो वो आपके कस्टमर नहीं है। राइट। मैं कहता हूँ आप अपने कस्टमर के पास जाइए, अगर कोई आइडिया है तो आप घूमिए मत उसको लेके, अपने कस्टमर से वैलिडेट करवाइए। सो ट्रू। उससे बेटर कुछ नहीं है। वो कस्टमर ने अगर ये बोल दिया कि भाई ये चीज़ मेरे काम की है और आपने वो चीज़ लॉन्च कर दी, आपका प्रोडक्ट चल पड़ेगा, आपकी वो स्टार्टअप चल पड़ेगा। लेकिन अगर आप घूमते रहेंगे, सब अपने एक्सपीरियंस से करेंगे। जैसे आप NLP करते हो, राइट, अब NLP के अंदर आप देखते होंगे लोगों के बिलीफ सिस्टम है जो बने हुए हैं, अब उनको चेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जिनके पास आप जा रहे हो उनके तो बिलीफ सिस्टम है कुछ, राइट। तो आप अपने बिलीफ से चलिए और अपने कस्टमर से पूछिए कि क्या करना चाहिए। वो कस्टमर जो आपको टिप देगा ना, वो टिप आपको जिताएगी और वही आगे बढ़ाएगी। हम जब बात करते हैं कि ये सक्सेस मिली तो सब सुहावना लगता है, लेकिन बैकएंड में जो स्ट्रगल रहता है वो बड़ा ख़तरनाक रहता है। सो अपनी कुछ ऐसी सेटबैक्स की कहानियाँ अगर आप शेयर कर सकें कि कोई सेटबैक आया हो इस दौरान, तो कैसे आपने उसको रिजॉल्व किया, कैसे वो रेजिलियंस आपने वहाँ पे शो करी। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, मतलब बिजनेस करना इजी नहीं है। एक टाइम के बाद आपको लगेगा इजी है, बट जब आप उसके अंदर घुसते हो, टाइम बिताते हो, तो सबसे बड़ा मुश्किल टाइम आता है इमोशनल मोमेंट्स। जब आप अकेले होते हो ना, और आपके पास वो दोस्त नहीं होते, आपके पास वो घर वाले नहीं होते। ये मेरे साथ हुआ कि जब मैं गांव छोड़ के यहाँ पे आया तो मेरे वो दोस्त मेरे साथ नहीं थे। वो गलियाँ जहाँ हम घूमते थे उनकी यादें आती थी कि यार क्या टाइम था। वो घर वाले याद आते थे। मुझे याद है जब मैं घर से निकला तो घर वाले मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं कुछ बड़ा करूँगा, ये करने के लिए शायद मैं पैदा नहीं हुआ। वो डिसीज़न मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीज़न था। उसने मेरे को दुख दिया, 2 साल 3 साल दुख दिया। आज घर वाले भी मेरे साथ है, सब कुछ मेरे साथ है, लेकिन उस टाइम के अंदर जो आपने बोला ना डिफ़िकल्ट टाइम क्या होता है, वो होता है वो दोस्त, वो घर वाले, वो गलियाँ जहाँ आप रहना चाहते हो, वो आपका मिस हो जाता है। ओके। आप लाइफ में अकेले जाते हो। दूसरी बात, मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम आई स्टार्टिंग में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई। मतलब वेंडर्स को देने के लिए पैसे नहीं होते थे, मैं उधार मांग के किसी से पैसे देता था। और जैसे मैंने कहा कि जो ज़िंदगी में होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आज अगर कोई कस्टमर है मेरा, वो पैसे नहीं दे पाता, तो मैं याद करता हूँ उस टाइम को, और उस कस्टमर को उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जिस तरीके से वेंडर ने उस टाइम हमसे किया, वेंडर ने हमसे उस टाइम प्यार किया। तो आज हम भी उस कस्टमर से प्यार करते हैं, केयर करते हैं, और उसको गाइड भी करती है मेरी टीम कि सर कहाँ फंसे हो, क्यों फंसे हो आप। तो कहते हैं ना, आप पीछे जब जाते हो तो सब कड़ियाँ मिलती चली जाती। तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो आपकी ज़िंदगी में आपको हर मुकाम तक पहुँचाने के लिए मिलता है, नहीं तो ज़िंदगी में कुछ नहीं आता। सो क्या मिस्टेक्स क्या रही आपकी अगर इस जर्नी में हम देखें तो? डू यू थिंक कि क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं आपने देखा हो, या आपने उन मिस्टेक्स को करेक्ट किया हो? मेरी मिस्टेक मैं बोलूँगा, मैं विश्वास बहुत जल्दी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि दिल की बहुत ज़्यादा सुनता हूँ है ना। सबकी यही कहानी है जो दिल के सुन तो आपको विश्वास करना चाहिए, बट उसको वेरीफाई भी करना चाहिए। यस। ये हर किसी को बोलूँगा, आप विश्वास कीजिए, एक्सपेक्टेशन सेट कीजिए सामने वाले से कि ये है, और उसको वेरीफाई कीजिए कि क्या वैसा हो रहा है।
दूसरा मैं बोलूँगा कि मिस्टेक्स जैसे स्टार्टिंग में होती थी, किसी ने सिखाया नहीं धंधा कैसे चलता है, बिजनेस कैसे होता है। अब हम मार्केट में देखते हैं कि लोग टीम मेंबर्स से काम करवाने के लिए उसको धमकाते हैं, डराते हैं। तो वो स्टार्टिंग में मिस्टेक हुई और फिर उसके बाद समझा कि नहीं भाई ये तरीका नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये समझा कि ये तो तेरा बीइंग ही नहीं है, तू धंधे को चलाने के लिए ऐसा क्यों बन रहा है, वैसा तू है नहीं। तो वहाँ से भी ज़िंदगी चेंज हुई। तो मैं बोलूँगा वो मिस्टेक कोई ना करे। अपनी टीम को कोई भी मत धमकाइए, डराइए। आप अपनी टीम के सामने एक्सपेक्टेशन रखिए कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन है। और मैं कुछ वीडियो में बोलता भी हूँ कि एज ए लीडर हमारा रोल सिर्फ यही है, जिस तरीके से हम उस काम को करने वाले थे, क्या उससे बेटर कोई कर सकता है या उस तरीके से भी कोई कर सकता है, उतना हमें हमारी टीम को बताना है कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, मुझे ये क्वालिटी चाहिए, इस तरीके से इस काम को चाहिए। डराने धमकाने से कुछ नहीं होता। देखो इंसान है ना, मैं कहता हूँ अपने बाप की नहीं सुनता आज के टाइम। आप उसको क्यों डांट रहे हो? हर किसी को इज्जत चाहिए, आप उसको इज्जत दीजिए। क्लियर बोलिए आपको ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करोगे तो हम एक साथ चलेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप सब कुछ कर चुके हो और फिर भी कोई नहीं कर पा रहा है, ठीक, आप बोलिए भाई हमारा एक साथ नहीं हो पा रहा है ना। बट कभी किसी की इंसल्ट मत कीजिए, राइट। सबसे बुरा काम है वो। तो यहाँ पे आपने लीडरशिप की बात की है, तो व्हाट डू यू थिंक कि कई लोग कहते हैं कि लीडरशिप तो बाय बर्थ होती है, कई लोग कहते हैं कि लीडरशिप क्रिएट की जा सकती है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? बिकॉज आप ऐसे बैकग्राउंड से थे जहाँ पे कोई लीडरशिप के लेसन्स या ऐसा तो कुछ मिला नहीं, ना आपने पढ़ाई करी। तो आई थिंक अभी आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, तो शायद सीखा ये आपने या नेचुरली था? मेरी वाइफ तो मुझे ये बोलती है अच्छा कि मनोज तुम्हारे अंदर जो लीडरशिप आ गई है वो गजब है। अच्छा। तुम जिस तरीके से अपनी टीम से बात करते हो, जिस तरीके से आप साथ में मिलकर काम करते हो, और जो अपना विजन है, विजन पास कर पाते हो अपनी टीम के साथ, वो बहुत बड़ी बात है। आप सोचो ना, मैं अगर वैसा लीडर होता कि मैं मेरी टीम को धमकाऊंगा, डराऊंगा, तो मैं लीडर नहीं होता। बट जो ये समझ आई है, मैं बोलूँगा ये लीडरशिप है ना, एक स्किल है जो आप सीख सकते हो। आपको बचपन से आनी ज़रूरी नहीं है। सो एक स्किल है, आप सीखिए, हैबिट में डालिए। हर दिन एक नई मिस्टेक होगी, उस मिस्टेक से सीखिए। इंसान अगर इतना कर ले तो आप सोचिए वो कुछ सालों में कितना इवॉल्व हो जाएगा। ट्रू। तो मैंने यही किया है। मैं कोई भी गलती होती है ना, मैं सीखता हूँ। मैं अकेले में बैठ के सोच लेता हूँ कि यार ये हुआ क्यों, और ये नेक्स्ट टाइम ना हो ऐसा क्या करना पड़ेगा। सो कुछ लीडरशिप लेसन्स जो आप आज के जो नए स्टार्टअप ओनर्स हैं या जो नया नया शुरू कर रहे हैं बच्चे, उनको क्या देना चाहेंगे कि व्हाट दे शुड कीप इन माइंड? एक तो आपने बताया कि टीम को डांटे वाटे ना, ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट ना करें, इनफैक्ट बिल्कुल इंसल्ट ना करें किसी को, इंसान है ना वो। यस। और क्या लेसन्स आपको लगता है जो आपकी जर्नी से आप दे सकते हैं अराउंड लीडरशिप? मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन आपकी सेट होनी चाहिए। ओके। नंबर 1 रूल है ये। दूसरा, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आप अपनी टीम को क्लैरिटी कभी नहीं दे पाएंगे। और सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट्स वहीं होते हैं जहाँ क्लैरिटी नहीं होती। मैं कुछ और बोल रहा हूँ, सामने वाला कुछ और सोच रहा है, तो वो क्लैरिटी वहाँ पे आपको होनी चाहिए, तभी आप वो क्लैरिटी पास कर पाएंगे। उसके बाद है आपको ना एक विज़न के साथ चलना चाहिए। अगर एक लीडर बिना किसी विज़न के काम कर रहा है, बिना किसी वाई के काम कर रहा है, तो उसकी टीम भी वैसे ही काम करेगी। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप ये कहते हैं ना कि टीम को सुबह 9:30 आना है, 10 o'clock आना है, तो आप शुरू कर दीजिए, वो टीम भी आ जाएगी। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अपनी टीम से कुछ भी करवाना चाहते हैं तो आप वैसा बन जाइए, वैसा काम आप करके दिखा दीजिए उनको, तो वो करेंगे। कहते हैं कि बच्चा है ना, पेरेंट्स को देख के बड़ा होता है। जो पेरेंट्स जिस तरीके से बिहेव करते हैं उसी तरीके से वो बच्चा बड़ा होगा। राइट। तो आपके जो टीम मेंबर है ना, एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपके बच्चे हैं। आप जिस तरीके से बिहेव करोगे कस्टमर के साथ, मार्केट के साथ, वो भी वैसे करेंगे। अब आप जैसा करवाना चाहते हो वैसा आप कर लो, तो वो भी करेंगे। वो कहते हुए ना, मोस्ट ऑफ द लर्निंग इज नॉट टॉट, इट इज कॉट। कि बच्चा कैच करके ज़्यादा समझता है। क्योंकि मम्मी हर रोज़ कह रही है बेटा बी ऑनेस्ट, रोज़ ऑनेस्टी का लेक्चर दे रही है, लेकिन बच्चे को जब ट्रेन में बिठा रही है तो टिकट बचाने के लिए उम्र छोटी बता रही है, तो वो बच्चे ने वहाँ पकड़ लिया उसे कि ये झूठ बोलना अलाउड है।
तो वहाँ से वो कैच कर लेता है। बिल्कुल तो इसलिए बहुत सही पॉइंट आपने ये कहा कि चाहे वो एज अ पेरेंट हो, चाहे एज अ लीडर हो आप, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू शुड वॉक द वॉक, यू शुड नॉट जस्ट टॉक अबाउट इट, कि आपको करना भी बहुत ज़रूरी है। सो आजकल हम देखते हैं कि इंडिया में स्टार्टअप का जो माहौल है उसके बारे में कुछ बात बताइए कि क्या लगता है। जैसे शार्क टैंक आया और काफ़ी आजकल मैं देखता हूँ लोगों को जो स्टार्टअप्स में बड़ा घुसे हैं, तो मैं खुद भी स्टार्टअप्स को मेंटर करता हूँ और मेरा खुद का एक स्टार्टअप है जो अच्छा काम कर रहा है। मोदी जी ने उसे अप्रिशिएट किया है लेटर लिख के। सो इतने सारे प्रपोजल्स मैं देखता हूँ कि जो पिचिंग डेक है वो आती है, बहुत सारी यंग लड़कों की आती है। तो क्या कल्चर है अभी स्टार्टअप्स का, व्हाट यू हैव टू से, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड फॉर द कंट्री वेयर वी आर गोइंग। बिल्कुल बहुत अच्छा है। रिसेंट में अगर हम देखें तो बहुत सारे यूनिकॉर्न्स आए, है ना, सबको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है सबसे, और वो क्वेश्चन वाइस ये है, मैं मानता हूँ बिजनेस में दो तरीके से होता है। एक होता है जैसे आजकल स्टार्टअप चल रहे हैं कि आप फंडिंग उठाइए, आगे पहुँचिए, आप $1 बिलियन कंपनी बना दीजिए, ठीक है। एक होता है कंपनी है वो मार्केट को सर्व कर रही है, वो प्रॉफिटेबल है, वो उसका जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है, वो मार्केट की जो नीड है उसको पकड़ रही है और मार्केट के अंदर एक ऐसी वैल्यू एडिशन कर रही है जो कि मार्केट को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे आप सोलर पैनल ले लीजिए, आप सोलर पैनल जिसने बनाया मुझे नहीं पता है किसने बनाया, लेकिन बहुत हेल्प कर रहा है। आप पहाड़ों में जाइए, मैं कुछ दिन पहले गया तो वहाँ वो काम आ रहा है। राइट। आप जोमेटो देख लीजिए, घर पे खाना आता है ना। लेकिन मैं कहता हूँ आप स्टार्टअप अगर कोई भी बना रहा है या जो बन रहे हैं प्रॉफिटेबल होने चाहिए। अगर आप लॉस मेकिंग वो बना रहे हो, आप सिर्फ फंडिंग उठा रहे हो, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वहाँ है ना, आप कुछ बिल्ड नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक पैसे का गेम खेल रहे हो। वो तो फिर गेम हो गया कि आपने इतने पैसे यहाँ से उठाए, उसके बाद दूसरा इन्वेस्टर आया, उसने बड़ी वैल्यूएशन दी, वहाँ से और पैसे उठाए, तो वहाँ आप पैसे पैसे कमाते हो, बट वैल्यू एडिशन कहाँ कितना कर रहे हो, वो क्या रियलिटी है, वो सोचने की चीज़ है। तो वहाँ वैल्यू एडिशन होना चाहिए अगर आप फंडिंग उठा रहे हो, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो। सो इंडिया में दो तरीके से चलता है। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं जो आपको हर चौराहे पे मिल जाएगा, है ना, आपको एक बाहर रेडी वाला भी मिल जाएगा, वो भी धंधा कर रहा है और वो प्रॉफिट में कर रहा है, वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है वहाँ पे। और बहुत सारे स्टार्टअप हम देखते हैं जो कि बहुत $1 बिलियन कंपनीज है, बट आज भी प्रॉफिट के नाम पे देखें तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए कहते भी है ना कि वैल्यू के गेम में जाइए, वैल्यूएशन के गेम में नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कई तो आजकल आप देखें कि आई थिंक इट इज़ वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड दैट जो भी स्टार्टअप्स आज यंगस्टर्स कर रहे हैं, देयर माइंडसेट शुड बी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, देयर माइंडसेट शुड बी टू क्रिएट वैल्यू इन द मार्केट। बिल्कुल। क्योंकि आजकल क्या लोगों में देखा देखी में, या फिर जैसे शार्क टैंक हो रहा है तो लोग आ रहे हैं, पिच कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, तो लोग ना वैल्यूएशन के गेम में बहुत सारे ऐसे हैं जो घुस जाते हैं। अब वो उस पर फोकस नहीं कर रहे कि ज़्यादा कि मैं वैल्यू कैसे ऐड करूँ मार्केट के अंदर, उसका दिमाग यहीं चल रहा है कि क्या कैसे रेवेन्यू बढ़ा दूँ, कैसे वैल्यूएशन बढ़ा दूँ। एक इन्वेस्टर ले आया, अब ये इन्वेस्टर अब दूसरे को लाएगा, दूसरा तीसरे को लाएगा। सो ये एक लॉन्ग टर्म गेम नहीं रहता है। और आई थिंक इससे जो ओवरऑल कल्चर है किसी भी कंट्री में, वो कल्चर भी ख़राब होता है कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो स्टार्टअप कर रहे हैं, वो जो चला रहा है, बहुत लोगों को इम्पैक्ट करता है। उसका माइंडसेट जो है वो राइट होना ज़रूरी है कि वो वैल्यू ड्रिवन है या फिर सिर्फ वैल्यूएशन ड्रिवन है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे रह जाता है। बहुत बड़ा अंतर है। और आप सोचिए, रिसेंट की बात अगर हम देखें, वैल्यूएशन का गेम आपने बनाया और आप एक टाइम के बाद गिर गए, कितने सारा ले ऑफ हुआ, कितने लोगों ने नौकरियां खोई। और सोचिए जिन लोगों ने नौकरियां खोई उनका कसूर है कोई, है ना। तो अगर आप प्रॉफिट बना रहे होते, आप मार्केट में वैल्यू ऐड कर रहे होते, तो आपका वो टाइम नहीं आता। वो तो एक आपने बूम बनाया और वो फट गया उसके बाद, तो वो नहीं होना चाहिए। रियल वैल्यू ऐड कीजिए। रियल वैल्यू अगर आप ऐड करोगे तो लॉन्ग टर्म तक चलोगे, और आपकी जो टीम है, आर्मी है, वो भी बिल्ड होगी,
और आप एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करोगे, सब कुछ करेंगे। बहुत सारी कंपनियां हैं पुरानी जो वैल्यूएशन के गेम में नहीं है, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट है। राइट, बहुत बढ़िया। जबकि रिसेंटली, अभी नाम तो नहीं ले सकते, बट कई कंपनियां कहने को यूनिकॉर्न और बिलियन डॉलर्स, एंड अंदर की रियलिटी बिल्कुल कुछ और ही चल रही है। कि मतलब ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं कैलकुलेशन की बंदा 100 रुपये कमाने के लिए 1000 रुपये खर्च कर रहा है। मतलब 100 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए दे आर स्पेंडिंग 1000 रुपीज़ टू जनरेट द रेवेन्यू ऑफ 100 रुपीज़। बिल्कुल, मतलब क्या गेम है। बट अल्टीमेटली इन द रेवेन्यू दैट हमने 1000 करोड़ लगा दिया, मगर उस 1000 करोड़ के रेवेन्यू के लगाने के पीछे रेवेन्यू किस तरीके से आप बना पा रहे हो, प्रॉफिट क्या बना पा रहे हो, आरओआई क्या है ये उसके ऊपर? आरओआई का कुछ गेम नहीं है। आरओआई नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है। तो स्केलिंग में कहाँ गड़बड़ होती है कई बार। कई स्टार्टअप्स जैसे मोस्टली मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में ज़्यादा लोगों का कोई वैल्यूएशन गेम नहीं होता है। मेरे ख्याल से हर एंटरप्रेन्योर जब शुरू करता है तो वो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है और उस प्रॉब्लम पे ही सॉल्यूशन देने का प्रयास करता है। मेरे ख्याल से वैल्यूएशन का गेम चालू होता है जैसे ही इन्वेस्टर घुसते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या इन्वेस्टर का दबाव रहता है एक एंटरप्रेन्योर पे। आपने ली है फंडिंग्स, तो क्या इन्वेस्टर का दबाव आता है एक, जिसकी वजह से उसके बाद में एक जो विजन है, आई थिंक अश्नीर ग्रोवर को मैंने कहीं पे कहते हुए सुना था किसी तो भी वीडियो में, जहाँ पे वो इस तरीके की बात कर रहे थे कि एक बार इन्वेस्टर आ जाता है तो फिर वो आपकी बैंड बजाता है कि आपको लेकर के आना है रेवेन्यू। तो आप अपने जो मेन मिशन था, स्टेटमेंट था, उससे कहीं ना कहीं आप साइडलाइन होने लगते हैं। सो व्हाट इज़, हाउ रियल इज़ दिस? क्योंकि माई स्टार्टअप इज़ बूटस्ट्रैपिंग राइट नाउ। सो अभी तक हमने कोई किसी से फंडिंग या कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन बाय गॉड्स ग्रेस इट इज़ डूइंग गुड। सो क्या चेंज आता है अगर कोई इन्वेस्टर आता है? तो क्या वो माइंडसेट में शिफ्ट आता है? 100% आएगा। जो इंडस्ट्री से हमें देखने को मिल रहा है वो आता है। आप देखिए, जो इन्वेस्टर आता है उसको रिटर्न चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता कि आप इन्वेस्टमेंट मत लीजिए। मान लीजिए आप मार्केट में सर्व कर रहे हो और आपको लगता है कि आप इतना पैसा उठाने से आप मार्केट की रीच बढ़ा सकते हो, स्केल करना है तो स्केल कर सकते हो, आप तो ले लो। चाहिए, yes, आपको पैसा चाहिए investor तो आप ले लो, चाहिए, है yes. ना। लेकिन बहुत बार ये देखने को मिलता है कि इन्वेस्टर आ गया है, वो कंपनी बहुत अच्छे से सर्व कर रही थी, इन्वेस्टर आते ही उस पर्टिकुलर कंपनी ने रेट बढ़ा दिए अपने प्रोडक्ट के। अपने जो सर्विसेज थी इम्प्रूव होनी चाहिए थी बट इम्प्रूव नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे ये देखा गया है कि हाँ, काफ़ी बार दबाव भी होता है जो सुनने को आता है। इन्वेस्टर कहता है कि भाई प्रॉफिटेबल लेके आओ, अभी टाइम आ गया, प्रॉफिटेबल लेके आओ। तो जब आप वो लेके आओगे तो आप कॉस्ट कटिंग करोगे। अब जब कॉस्ट कटिंग करोगे, जो आपकी क्वालिटी है वो गिरनी शुरू हो जाएगी, राइट, है ना। तो अगर आपका विज़न है कि मुझे कुछ करना है तो ये मुझे इसलिए करना है, आप कोशिश कीजिए, बूटस्ट्रैप रहिए, आप स्केल कर पाएंगे, यकीन मानिए। अगर आप 20 रुपये खर्च करते हैं अपनी मार्केटिंग पे और आप 100 रुपये का प्रोडक्ट, 50 रुपये का प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आपके पास पैसा भी आएगा, प्रॉफिट भी होगा। उस प्रॉफिट को आप वापस मार्केट में लगाएंगे। और वाई सर, मैं मानता हूँ अगर आपका कस्टमर, आपने चुन लिया ना कि मेरा कस्टमर ये है, मुझे इसको सर्व करना है, आपके जो मार्केटिंग के एफर्ट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। आपका जो मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि आप फिर सिर्फ उस टाइप के कस्टमर्स को, उसी ऑडियंस को सर्व करते हो और उसी के लिए आप मार्केटिंग करोगे। तो अगर वो नैरो हो जाती है सारी चीज़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है फिर, क्योंकि अगर उसी से आ रहा है तो आपका कन्वर्जन रेशियो अच्छा आएगा, क्योंकि आप रिलेवेंट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। कन्वर्जन रेशियो अच्छा आएगा तो आपके पास पैसा भी आएगा और उस पैसे को आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ट्रू, मैं तो री इन्वेस्ट करता आया हूँ आज तक। और आई थिंक अगर इन केस इन्वेस्टर की ज़रूरत भी पड़ती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट वो इन्वेस्टर नहीं लेना चाहिए जो आपको बहुत पैसा देने के लिए तैयार है। आपके मिशन के साथ में कितना अलाइनमेंट है, आपके विजन के साथ कितना अलाइनमेंट है। आई थिंक पर्सनली जो मुझे लगता है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर कोई 50 करोड़ भी दे रहा हो लेकिन उसका विजन और आपका मिशन मैच नहीं होता है, तो आई डोंट थिंक एनीबडी शुड गो फॉर दैट। What do you think? विजन मैच होना चाहिए, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। प्लस आपकी ना सोच मिलनी चाहिए उस इंसान के साथ, आपको है ना उस इंसान पे भरोसा होना चाहिए और उस इंसान को आप पे होना चाहिए। मैं मानता हूँ अगर आप इन्वेस्टर को आपके साथ ला रहे हो, यानी कि आप शादी कर रहे हो किसी से, अब जब आप शादी कर रहे हो तो वहाँ दिल मिलना चाहिए। वहाँ अगर आप इन्वेस्टर को ये बोल रहे हो कि भाई रुक जा, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करेंगे, तो वो सुने, ना कि वो कहे कि नहीं
मैंने तो पैसा दिया है तो क्यों नहीं कर, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वो दिल मिलना चाहिए कि क्या वो इन्वेस्टर मेरी बात मानेगा, क्या वो इन्वेस्टर मेरी तरह सोचता है, क्या जब वो इन्वेस्टर ने भी कुछ स्टार्ट किया तो जैसे मेरा विज़न है कुछ करने का तो वैसे ही उसका भी था या आज उसका है। अगर उसका नहीं है और वो सिर्फ पैसे की गेम है तो प्रॉब्लम में आ जाओगे आप। जैसे Right. आपने कहा कि वो होना चाहिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो शुरुआत करते हुए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, किन मेन चीज़ों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए? क्लैरिटी, दे शुड हैव अ क्लैरिटी। क्लैरिटी, क्लैरिटी ही आपको जिताएगी। अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप कुछ भी करोगे, आज कुछ कर लोगे, कल कुछ और आइडिया आएगा वो करोगे। आपके माइंड में एक आइडिया आया, उसके ऊपर क्लैरिटी ले लीजिए पूरा। आप 1 महीना 2 महीना 1 साल लगा दो उसके ऊपर कि भाई ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ। आप खूब रिसर्च करो, सब कुछ करो, है ना। और मैं कह रहा हूँ दिल की सुन लो। अगर इंट्यूशन आपकी ये कहती है कि भाई इसके अंदर कूद जा तो तू कूद जा, कर ले उसको, है ना। क्योंकि बहुत बार मुझे तो इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आती है और मैं कहता हूँ कि दिल की सुन के करो, डिसीजंस अच्छे आते हैं। लेकिन कई बार मार भी खाता है इंसान, राइट। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग का भी यूज करना है। जैसे Okay. मैंने कहा था कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये चीज़ ऐसे होगी क्या, तो वहाँ पे आप सोच लीजिए कि दिल ये कह रहा है बट दिमाग ये कह रहा है, करना क्या है, तो मैं डिसाइड कर लो। अमीश त्रिपाठी जी से बात कर रहा था तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि दिल की सुने कि दिमाग की, क्योंकि उनकी लाइफ में एक पड़ाव आया था जब उनको नौकरी कर रहे थे, फिर किताब इतनी लिख दी और किताब बहुत, शिवा ट्रायोलॉजी बड़ी हिट भी हो गई थी और उन्हें एक डिसीजन लेना था कि एक IIM से निकले हुए अच्छी नौकरी सब छोड़ करके इसमें फुल टाइम में कैसे आना है। तो ही सेड वेरी ब्यूटीफुली कि जब सपना देखो तो दिल से देखो, लेकिन उसको पूरा करने का जो प्रोसेस है वो दिमाग से बनाओ। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने। बिल्कुल, एक मिस्टेक करते हैं लोग, जब स्टार्टअप आगे बढ़ रहा होता है तो एक मिस्टेक करते हैं कि वो सिस्टम्स नहीं लगाते। जैसे हम कह रहे हैं ना दिल की सुनो, तो हर टाइम वो ओपन छोड़ देते हैं सब पे कि नहीं यार मेरे लोग हैं वो करेंगे। तो वहाँ मैं बोलूँगा सिस्टम लगाने चाहिए आपको, Right. वहाँ आपको दिमाग लगाना चाहिए। बट उसके बीच में एक थिन लाइन है कि दिमाग और दिल वहाँ कितना करना है आपको। आप जो क्रिएटिव लोग हैं ना आपकी टीम में, उसके ऊपर सिस्टम नहीं लगाना आपको कभी भी। आप उसको ओपन छोड़ दीजिए, क्योंकि क्रिएटिव इंसान है, उसके ऊपर अगर आप, मैं कहता हूँ जो चीज़ फिक्स हो गई ना और क्रिएटिव इंसान है वहाँ पे, वहाँ क्रिएटिविटी नहीं आएगी। तो क्रिएटिव इंसान है उसको आप छोड़ दो खुला कि भाई जो तेरा मन करे तो कर। लेकिन जो चीज़ें आपको लगता है रिपीटिव टास्क हैं और वहाँ आपको जब ऑर्गेनाइजेशन को स्केल करना है तो वहाँ सिस्टम लगाने बहुत ज़रूरी है। तो आपको वो दिमाग लगाना है। लवली। सो मनोज जी, हमने शुरुआत की थी कि भारत का पहला क्लाउड प्लेटफॉर्म या नंबर 1 क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो कई लोग जिन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो थोड़ा सा बताएं कि क्या है ये क्लाउड प्लेटफॉर्म। देखिए, क्लाउड अगर आप वर्ड लेते हो या सुनते हो तो आपको आता है कि बादल है ना। और एक ये भी आता है कि जैसे मोबाइल फ़ोन ये सब लोग यूज कर रहे हैं तो सबको पता है कि क्लाउड के ऊपर स्टोरेज मिलता है ना। तो 2 टाइप के होते हैं, एक स्टोरेज होता है, एक होता है जहाँ स्टोरेज भी मिलता है, कंप्यूट पावर भी मिलती है, जैसे लैपटॉप में होती है कि डिस्क भी हो गई है, रैम CPU भी हो गया है ना। और उसके बाद जैसे इंटरनेट आप यूज़ करते हो, तो रैम CPU कंप्यूट पावर जो है और इंटरनेट के साथ अगर कुछ चीज़ है तो उसको हम क्लाउड बोलते हैं, जो कि कहीं से भी एक्सेसिबल की जाती है। कुछ डेटा सेंटर्स होते हैं हमारे, उस डेटा सेंटर्स के अंदर सर्वर्स लगे होते हैं, बहुत सारे जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वहाँ कनेक्टेड होते हैं उनके साथ। जैसे मैं आपको सिंपल अगर आंसर दूँ, इंस्टाग्राम की बात कर लीजिए, आप यूट्यूब की बात कर लीजिए, तो अगर क्लाउड नहीं होता तो ये नहीं होता। तो क्लाउड क्या करता है कि आपने यहाँ से कोई भी डेटा अपलोड किया और उसको कहीं से भी एक्सेस करना है। अब वो डिपेंड है आपने राइट क्या दिया है, आप खुद एक्सेस कर सकते हो या पूरी दुनिया देख सकती है। तो आपने यहाँ से इंटरनेट से कुछ डाला कि मुझे ये पर्टिकुलर वीडियो देखनी है, वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कमांड चली गई उनके क्लाउड के ऊपर कि इस इंसान ने ये देखने के लिए बोला है। अगर उसको मिलेगा तो क्लाउड से डाउनलोड होकर आपके सिस्टम पे दिख जाएगा। अच्छा। हाँ, मतलब मैं बोलूँगा कि मल्टीपल कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया से, उसको क्लाउड बोलते हैं, जो कि कहीं से भी एक्सेसिबल है इंटरनेट के थ्रू। तो आपने कहा कि ये इंडिया का प्लेटफॉर्म है, सो जो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं गूगल, अमेज़ॉन, और उनसे कैसे आप कॉम्पीट करते हो? मैं समझता हूँ कंपटीशन है ही नहीं है। अच्छा। अगर आप बड़े करीब से देखोगे AWS, गूगल, इन सबको,
तो जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है इनका एक पोर्टफोलियो नहीं है कि ये सिर्फ क्लाउड दे रहे हो, इनके बहुत सारे पोर्टफोलियो हैं। ये लोग सब्जियां भी बेचते हैं, ये लोग पेमेंट गेटवे भी देते हैं, ये लोग गाने भी बेचते हैं, सब कुछ करते हैं। डिफरेंशिएट यहाँ पे ये है कि उठो जो है वो मेरा अपना बच्चा है, एक ही बच्चा है, और आप समझ सकते हैं एक लौता बच्चा अगर आपके है तो आप उसकी केयर किस तरीके से करते होंगे, उसको किस तरीके से चलाते हो। ठीक है। और जहाँ तक बात है कंपटीशन की, तो जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को, वो सारी प्रॉब्लम हम लोगों ने सोल्व कर दी है। ओके। तो कंपटीशन अभी दूर दूर तक नहीं है। जैसे कि परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम आती थी, उसको हम लोगों ने डबल कर दिया। आज आप किसी भी इंटरनेशनल प्रोवाइडर से अगर कंपैरिजन करेंगे भारत के प्लेटफॉर्म का, तो भारत के प्लेटफॉर्म की जो परफॉर्मेंस है वो डबल है। ओके। अगर आप प्राइस वाइज देखेंगे तो 60-70% कम है। अब क्यों है? क्योंकि वो क्या करते हैं, उनको हर किसी को सर्व करना है, हर कस्टमर को सर्व करना है, चाहे वो एक लार्ज कॉर्पोरेट है जो कि 2 लाख हज़ार करोड़ की कंपनी है ना, चाहे वो एक मिड लेवल का SMB है, चाहे वो एक छोटा बिजनेस ओनर है। एंड उनकी जो सर्विसेज आप देखोगे तो वो लार्ज कॉर्पोरेट के लिए बनी होती है, बट उस सर्विसेज का पैसा वो सबसे ले रहे होते हैं। एक मिड साइज का जो बिजनेस है, जबकि उस सर्विस को यूज़ नहीं करता, बट क्योंकि उस प्रोवाइडर ने वो सर्विस बनाई, उसके लिए बहुत सारे हेड काउंट उसको हायर करने पड़े, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ा, तो वो प्राइस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि मैं इंटरप्राइज को ये दूंगा और आपको ये दूंगा। तो प्राइस एक है। अब उसमें उसको भुगत कौन रहा है, नुकसान किसका है? उस मिड लेवल बिजनेस ओनर का, उस इंटरप्राइज का जो सर्विस को यूज ही नहीं कर रहा, बट पैसा अभी भी दे रहा है उसका, है ना। हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग स्पेशली, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि आप अपने कस्टमर को पहचान लीजिए, तो हमने हमारा कस्टमर पहचान लिया कि हमने मिड लेवल बिजनेसेस को सर्व करना है, छोटे से लेके मिड लेवल तक। हम बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेसेस को सर्व नहीं करते। हमारी वो टारगेट ऑडियंस है, हम उसके लिए बने हैं। उसको सर्व करने के लिए हमारे पास सब कुछ है। उसको क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी चाहिए, कंप्यूट चाहिए, पावर चाहिए, स्टोरेज चाहिए, नेटवर्किंग में कुछ चाहिए, कोई भी वेब स्टैक चाहिए, वो सब हम देते हैं, हम उसमें एक्सपर्ट हैं। तो उसकी नीड को पूरा कर रहे हैं और कॉस्ट कम हो गई है। तो अगर मोटा मोटी देखे जाए तो 4 से 6 गुना ROI बढ़ जाती है, जैसे कोई उन प्लेटफॉर्म से उठो के पास आता है। तो वो माइंडसेट में आप कैसे मैनेज करते हैं? कई बार वो रहता ना कि इंटरनेशनल है तो कोई बड़ी चीज़ होगी, इंडिया का है तो शायद छोटी चीज़ होगी। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं और इसीलिए कई बार वो इंटरनेशनल या बाहरी कंपनियों पे डिपेंडेंसी ज़्यादा रहती है इन सब चीज़ों को लेकर के। तो क्या आप अपने पोजीशनिंग में, मैसेजिंग में यूज़ करते हैं कि वो भारत का प्रोडक्ट जो है उसे यूज़ करें? बिल्कुल यूज करते हैं, क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस उनसे बेटर है, प्राइस उनसे कम है, सपोर्ट उनसे अच्छा है, टेक्नोलॉजी उनसे बेटर है, हर चीज़ बेटर है। और एक एग्जांपल देता हूँ आपको, शायद दुनिया ना चेंज हो रही है अभी। अगर हम देखें, पीयूष बंसल जी है हमारे लेंसकार्ट वाले, उन्होंने क्या किया, एक चश्मों की मार्केट थी जो अनऑर्गेनाइज थी, जो बाहर के बड़े बड़े ब्रांड थे वो बहुत कॉस्टली बिकते थे। जैसे मैंने भी एक चश्मा खरीदा जो कि 25,000 रुपये का आया, तो मैंने लेंसकार्ट से भी चश्मा खरीदा जो कि 1,500-2,000 रुपये का आया। मैंने देखा कुछ खास फ़र्क नहीं है। फ़र्क किसका है? सिर्फ उस ब्रांड नेम का कि ये ब्रांड है ना। लेकिन देखा जाए आज लेंसकार्ट ने मार्केट में कमाल कर दिया, जबकि जब वो आया था तो उसके सामने सेम चैलेंज था कि इतने बड़े ब्रांड हैं, मेरे चश्मे क्यों खरीदेगा कोई। आज भारत में अगर किसी को चश्मे खरीदते होते हैं तो वो जाता है उसकी वेबसाइट पे और लेता है। तो वैसे ही जब वैल्यू आप मार्केट में देते हो, जब आप क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हो कि देखो जी मैं उससे बेटर या सेम क्वालिटी आपको दूंगा, प्राइस आपको कम दूंगा, सर्विस आपको अच्छी दूंगा, डिलीवरी आपको फास्ट दूंगा, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। मैंने ये देखा है, एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने भी किया है और हम कर ही रहे हैं, तो लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि सब कुछ अच्छा मिल रहा है। तो ब्रांड, वो कहते हैं ना कि दिखावे के लिए लोग लेते हैं, तो जितना दिखावा करना होता है आप कर दीजिए, लेकिन अगर आपको आपकी कंपनी को प्रॉफिटेबल लाना है, आपके प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल लेके आना है, बिना प्रोडक्ट में चेंज किए, बिना कंपनी में चेंज किए आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। क्या करना है आपको? सिर्फ क्लाउड प्रोवाइडर चेंज करना, और वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ भाई सर, जो नहीं कर रहा ना वो करेगा, वो एक दिन पक्का करेगा। राइट। जैसे आपने देखा होगा, आप NLP की मास्टरी आपको, तो आप देखते हो लोगों के क्या बिलीफ सिस्टम होते हैं। हम है ना, किसी भी इंसान के बिलीफ सिस्टम एकदम से चेंज नहीं कर सकते। अब किसी बिजनेस ओनर को आज
शुद्ध आ गई है कि हाँ मुझे चेंज कर लेता हूँ, मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, मुझे नाम नहीं चाहिए। किसी को 3 साल बाद आएगी, लेकिन मैं कहता हूँ आएगी, 100% आएगी, उसको चेंज करना पड़ेगा। सो ये एक एंटरप्रेन्योर की बात रही, एक फाउंडर की बात रही। अब जो कई बार जो स्ट्रेस आता है काम के अंदर, या बहुत एग्जॉशन होती है, ट्रैवल होता है, तो हाउ डू यू हैंडल दैट स्ट्रेस? ये जो पॉडकास्ट हमने चालू किया कि लोग अपने स्ट्रेस के बारे में, इनर वेलनेस पे फोकस करें, कि सफलता पानी तो ज़रूरी है ही, लेकिन ये पाते पाते हम क्या बनते जा रहे हैं उसको भी समझना ज़रूरी है। सो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ? स्ट्रेस या फिर ओवर थिंकिंग जब भी होती है तो क्या करते हैं? जैसे मैं ना क्लैरिटी को बहुत मानता हूँ, आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी होनी चाहिए। ओवर थिंकिंग भी मुझे लगता है 2 चीज़ों से आती है। 1, आप एक ऐसे काम को कर रहे हो जिसमें आपका कुछ होने वाला नहीं है, आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो, आपने कहीं से सुन लिया ये करना है और वो आप लग के करना है। दूसरा, आपको उस काम में रिजल्ट नहीं आ रहा, शायद आपने प्लान नहीं किया उस तरीके से। तो जब कॉपी पेन लेके बैठता हूँ तो चीज़ें आ जाती है उधर के कि क्या है रीज़न, और जो कहते हैं ना मोटिवेशन चाहिए, वो मोटिवेशन नहीं चाहिए होती, वो थोड़े थोड़े स्टेप आप आगे बढ़ते हो ना, वो चाहिए होता है। तो जब क्लैरिटी मिलती है तो आपको इमीडिएटली माइंड में एक सिग्नल जाता है कि अच्छा ऐसे होगा, ये होगा, तो वो जो ओवर थिंकिंग है वो ख़त्म हो जाती है उससे। बाकी आई डू लॉट्स ऑफ मेडिटेशंस, मैं अकेले बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, मी टाइम मेरा बहुत रहता है। मैं ऑलमोस्ट 2 महीने 3 महीने में होटल चेक इन कर लिया, या मैं पहाड़ों में चला गया। अच्छा। हाँ, तो मैं करता हूँ ये पूरा। आई बिलीव इन गॉड। मुझे लगता है कि हम तो बस बैठे हैं यहाँ पे, इशारे तो उनके हैं, अब उनके इशारों पे हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो अगर कभी भी ऐसा डिस्टर्ब होता हूँ मैं, या परेशान होता हूँ, तो मैं शांत बैठ जाता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि कभी भी गलत होता है ना, तो मैं कहता हूँ कि जो होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है, हर चीज़ का पर्पज़ है। आज कुछ गलत हुआ है ना, 3 महीने के बाद वही चीज़ सरप्राइजली ऐसा लगता है ये गलत नहीं हुआ होता तो आज मैं यहाँ कैसे होता। वो जो कहता है ना, कनेक्ट द डॉट हमेशा पास से ही होती है, कि पास्ट में देखते हैं तभी वो डॉट समझ में आती है, वरना मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो वाला। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि आप थोड़ा भगवान की तरफ देखिए, मेडिटेशन कीजिए। और मैं ये नहीं कहता भगवान की तरफ कहीं और देखिए, अंदर ही है आपके, आप अपने अंदर देखिए। आप जब मेडिटेशन करते हो तो आप अंदर देखते हो, आसपास की आवाज़ें सुनते हो, यू विजुअलाइज समथिंग। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे क्रिएट करते हो? बिकॉज कई बार एंटरप्रेन्योर मतलब हसल हसल हसल, वर्क वर्क वर्क। सो फैमिली को टाइम देना, रिलेशनशिप और दोनों के बीच में वो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे क्रिएट करते हो? मुझे लगता है वर्क लाइफ है ना, कुछ होता नहीं। अच्छा। जब हम उठते हैं तो हम फ़ोन देखते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। जब हम सोते हैं तो हम यही काम करते हैं, और ये हर इंसान की कहानी है, मेरी तो एक्चुअली है ये। सबसे ज़रूरी है कि आप है ना अपनी फैमिली को अलाइन कर लो। सो मेरी वाइफ है कुसुम, बेटा है, तो जैसे जब हमने उठो को रीब्रांड किया तो रात दिन करना पड़ता था, आज भी करना पड़ता है, बहुत सारा काम था, तो मैं घर पे टाइम नहीं दे पाता था। तो मैंने घर वालों को अलाइन किया कि देखो मेरा ये मिशन है अभी, है ना, और बेटा मुझे इस पे जाना है। बेटे ने पूछा मिशन क्या है? मैंने कहा बेटा भारत का कोई भी प्लेटफॉर्म आज टॉप पे नहीं है, सब इंटरनेशनल है। पापा ये चाहते हैं कि भारत का एक प्लेटफॉर्म वहाँ चला जाए। ही गॉट इंस्पायर, वो कह रहे ठीक है आप करो। अब उसको हफ्ते में कुछ घंटे चाहिए होते हैं जो मैं देता हूँ, जो हमारा एक एग्रीमेंट हो रखा है दोनों का कि हाँ हम इतना टाइम साथ बिताएंगे। सो ही इज़ हैप्पी, वाइफ के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालते हैं। सो वो अलाइंड है कि हाँ इतना टाइम उनको देना है। बट ये नहीं कर सकते कि नहीं आप शाम को 5 बजे घर पे आए और उसके बाद आप फैमिली के साथ। एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो दिमाग तो रात को भी चल रहा है, सोते हुए भी चल रहा है, और उसी चीज़ के लिए चल रहा है। और थोड़ा सा अपनी बुक के बारे में अगर आप बताएंगे कि आई थिंक आपने एक किताब भी लिखी है, तो इफ़ यू कैन इन शॉर्ट टेल अस अबाउट द बुक। तो वैसे सर बुक मैंने लिखी है सपनों से हकीकत तक। तो मैंने कभी एक सपना देखा था, जैसे बचपन में मैंने बताया जब मैं घर से निकला कि मुझे कुछ बड़ा करना है, और आज वो हकीकत तक पहुंच गए हैं जिस मुकाम पे हम लोग हैं, जो हमने अचीव किया है। तो इस बुक के अंदर मेरी लाइफ की पूरी स्टोरी है
क्या क्या स्ट्रगल हुआ, कैसे मैं यहाँ तक आया, कैसे बिजनेस के अंदर आया, कैसे उसको स्केल किया, स्केल करते हुए क्या क्या चैलेंजेस आए, वो सब कुछ है। और मैं काफ़ी बार सोचा मैंने कोई बुक लिख लूँ, क्लाउड के ऊपर लिखूँ, कुछ लिखूँ, बट मैं लिख नहीं पाया। मैं ना लिखने में कुछ ज़्यादा वो है नहीं। बट फिर मैंने सोचा कि मनोज, अगर अभी तो इस ज़िंदगी में है, कल का हमें किसी को नहीं पता कल क्या होगा, तो क्यों ना तू अपनी ज़िंदगी के ऊपर बुक लिखे जो तूने किया है। जो लोग आज हार मान के बैठे हैं, जो लोग कहते हैं कि ये तो वो कर सकता है जिसके पास पैसे हैं, ये किसान का बेटा नहीं कर सकता, वहाँ से उठ के शहर में कोई कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, कुछ बड़ा नहीं कर सकता, उसको जब ये बुक पढ़ने को मिलेगी और वो अगर इसमें से इंस्पायर हो गया, और अगर 10 और मनोज खड़े हो गए ना भारत में, तो बहुत सारी वैल्यू एडिशन होगा और भारत के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट निकल आएंगे, बहुत सारा इनोवेशन होगा। तो मैंने कहा मुझे करना है, और फिर मैंने रात दिन लग के इस बुक को लिखा। तो जो भी इस बुक को पढ़ेगा उसको इंस्पिरेशन मिलेगी, जो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए अगर वो हो भी रही है तो वो कैसे ना करे वो सीखने को मिलेगा, कैसे आप एक छोटे गांव से आके कुछ क्रिएट कर सकते हो वो सीखने को मिलेगा। लवली, ब्यूटीफुल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड इंसाइट्स आपने दिए मनोज, एंड नाउ वी विल मूव टू द रैपिड फायर। सो लेट्स गो फॉर द रैपिड फायर। आई होप बड़ा इजी सा चलिए फिर। सो रैपिड फायर विद मनोज जी, स्टार्टिंग नाउ। एक शब्द जो आपके स्टार्टअप जर्नी को डिस्क्राइब करे। डिसीजन। आपके फेवरेट एंटरप्रेन्योर कौन है? रतन टाटा। सुबह उठने के बाद आपका पहला काम? पहला काम वाइफ का चेहरा देखना। आपके लिए सक्सेस का मतलब? वैल्यू एडिशन। आपका स्ट्रेस बस्टर क्या है? स्ट्रेस बस्टर मुझे लगता है मेरा काम ही है। इंडियन टेक इंडस्ट्री में आपका फेवरेट इनोवेशन? टेक इंडस्ट्री में फेवरेट इनोवेशन उठो। आपका पर्सनल मंत्र? ऐड वैल्यू टू अदर्स। एक मिस्टेक जो आप दोबारा नहीं करना चाहते? दूसरों के नहीं सुनने। फेवरेट वेकेशन स्पॉट? कहीं भी हिल्स में। ब्रेन या फिर हार्ट? हार्ट। आपके फेवरेट टाइम मैनेजमेंट हैक? जस्ट स्केड्यूल ऑन पेपर एंड पेन। हर एंटरप्रेन्योर को अपने टूल किट में क्या रखना चाहिए? कॉपी पेन। एक एडवाइस जो आपको किसी ने दी थी और आप हमेशा याद रखते हैं? तू जो करता है दिल से करता है और तुझे यही करना है। इन्वेस्टमेंट या इंडिपेंडेंस? स्टार्टअप के लिए पैसा रेज करना या बूटस्ट्रैप रहना? डिपेंड्स। ओके। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, स्केलेबिलिटी पैसे से ही आ सकती है तो आप पैसा लीजिए। अगर स्केलेबिलिटी आप वैसे ला सकते हैं बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप। लवली। लास्ट में एक आखिरी लेसन जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे, स्पेशली वो लोग जो खुद का कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, शायद अभी नौकरी में हैं, डर रहे हैं, क्या आप एक लेसन उन्हें देना चाहेंगे? सबसे पहले ये बात कि अगर आप नौकरी में हैं तो आपको ये देखना है कि आपको बिजनेस करना क्यों है, धंधा स्टार्ट क्यों करना है। क्या वो नौकरी में रहते हुए आप वो चीज़ कर सकते हो जो आप चाहते हो? क्योंकि देखो, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो कहीं ना कहीं अलाइन तो होंगे आप उससे, वैसे आप नहीं जाते, डेस्टिनी आपको वहीं पहुंच जाती है। अगर आपको लगता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम नहीं कर रहे, तो मैं बोलूँगा टाइम इज़ ए बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट, टाइम इज़ ए बिगेस्ट रिस्क। तो आप अपने टाइम का रिस्क लीजिए, क्लैरिटी लेके आइए कि ये मुझे करना है और इस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए करना है। कौन सा प्रोडक्ट आप लेके आओगे और किस दुनिया के लिए लेके आओगे, किन लोगों के लिए लेके आओगे, वो लोग कहाँ रहते हैं, वो डिसाइड कीजिए। और उसके बाद जो मैं बोलूँगा फाइनली जो आपको ज़रूरत है वो है दिल की। आप दिल की सुनिएगा, आप बहुत ज़्यादा लोगों से एडवाइस मत लीजिएगा, क्योंकि लोग आपको एडवाइस उसी बेस पे देंगे जो उनका एक्सपीरियंस रहा है। यकीन मानिए हर किसी इंसान का डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। मैं कहता हूँ आप इस दुनिया में एक्सपीरियंस लेने आए हैं तो एक्सपीरियंस ले लीजिए, दिल की सुन के लीजिए, दूसरों के एक्सपीरियंस से मत लीजिए। दूसरों के एक्सपीरियंस से अगर आपको लेना है तो सीखना है, ऑब्जर्व करना है दूसरे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, वो मिस्टेक आपको नहीं करनी।